पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता? ये प्रश्न जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि समस्या स्मृति की नहीं है, समस्या पढ़ने के ढंग की है। हम पढ़ते कम हैं, गुजरते अधिक हैं, शब्दों के ऊपर से निकल जाते हैं, भीतर उतरते नहीं। और जो भीतर नहीं उतरा वो टिक कैसे सकता है? जब तुम पढ़ते हो तो अक्सर मन दो हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा पंक्तियों पर चलता है और दूसरा हिस्सा परिणाम की ओर दौड़ता है। परीक्षा, अंक, नौकरी, भविष्य, यह विभाजन ही विस्मृति की जड़ है। पढ़ा हुआ तभी याद रहता है जब पढ़ते समय भविष्य अनुपस्थित हो। स्मृति वर्तमान में जन्म लेती है, भविष्य में नहीं। समझ लो इसे ऐसे, जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, सूर्यास्त को, नदी को, पर्वत को, तब क्या तुम याद रखने की कोशिश करते हो? नहीं। फिर भी वह दृश्य जीवन भर तुम्हारे भीतर रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम पूरी तरह वहां थे। कोई लक्ष्य नहीं था, कोई उपयोग नहीं था, केवल रस था। पढ़ाई में रस समाप्त हो गया है, इसलिए स्मृति भी समाप्त हो गई है। पहला सूत्र है पढ़ाई को उपयोग से मुक्त करना। पढ़ते समय यह मत सोचो कि इसका क्या लाभ होगा। लाभ की चिंता ने ज्ञान को भारी बना दिया है। जो भारी है वह नीचे नहीं उतरता, जो हल्का है वही भीतर जाता है। इसलिए पढ़ते समय स्वयं से कहो कि अभी किसी काम के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, अभी केवल जानने के लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा सूत्र है गति को कम करना। हम तेज पढ़ने को बुद्धिमत्ता समझते हैं, यह भूल है। तेज पढ़ना केवल जानकारी बढ़ाता है, समझ नहीं। समझ जहां होती है वहीं स्मृति बनती है। एक पंक्ति को धीरे पढ़ो, जैसे शब्द नहीं अर्थ पी रहे हो, जैसे कोई स्वाद है जिसे जीभ पर रखकर घुलने दे रहे हो। तीसरा सूत्र है रुकना। पढ़ते समय बीच बीच में रुक जाओ, आंखें बंद कर लो। अभी जो पढ़ा है उसे दोहराओ मत, केवल उसके भाव को महसूस करो। यदि के कुछ भी भीतर हलचल ना करे तो समझो पढ़ाई नहीं हुई। पढ़ाई वो है जो भीतर कुछ बदल दे। हम अक्सर शब्दों को याद रखना चाहते हैं, शब्द नहीं, भाव याद रखो। शब्द बदल सकते हैं, भाव नहीं। जब भाव स्मृति में उतर जाता है तो शब्द अपने आप लौट आते हैं। इसलिए सूत्र मत पकड़ो, अर्थ पकड़ो, परिभाषा मत पकड़ो, संकेत पकड़ो। एक और गहरी बात है, हम पढ़ते समय भीतर से तर्क करते रहते हैं। सहमति, असहमति, तुलना, ये सब पढ़ाई के शत्रु हैं। तर्क बाद में करना, पहले ग्रहण करो। जैसे भोजन पहले खाया जाता है, पाचन बाद में होता है। यदि खाते समय ही विश्लेषण करोगे तो भोजन शरीर तक पहुंचेगा ही नहीं। पढ़ते समय यदि नींद आती है तो समझो कि तुम उपस्थित नहीं हो, या तो शरीर थका है या मन उबा हुआ है। दोनों स्थितियों में पढ़ाई रोक दो। जबरदस्ती पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहता। स्मृति प्रेम से आती है, दबाव से नहीं। पढ़ने के बाद तुरंत दूसरी पुस्तक मत उठाओ, थोड़ा मौन रखो, टहल लो, आकाश देखो। भीतर जो बीज पड़ा है उसे समय दो। जल्दी जल्दी में बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता। एक सरल अभ्यास समझ लो, जो भी पढ़ो रात को सोने से पहले उसके सार को याद मत करो। केवल अनुभव करो कि दिन भर क्या सीखा, बिना शब्दों के, केवल अनुभूति के रूप में। तुम देखोगे कि सुबह वही बात अधिक स्पष्ट होकर उभरेगी। नींद स्मृति को गहरा करती है यदि तुम उसे बोझ न दो। पढ़ा हुआ तब याद रहता है जब पढ़ना ध्यान बन जाए, और ध्यान तब बनता है जब पढ़ने वाला स्वयं अनुपस्थित हो जाए। केवल पढ़ना रह जाए, न पाठक, न लक्ष्य, न भय। याद रखने की कोशिश छोड़ो, सही ढंग से पढ़ना सीखो। स्मृति तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। अब उस भूमि में उतरते हैं जहां से भूलने की जड़ें निकलती हैं। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि भूल क्यों होती है, तब तक याद कैसे बढ़ेगी ये समझना अधूरा रहेगा। भूल कोई दुर्घटना नहीं है, भूल एक प्रक्रिया है।
और उस प्रक्रिया के पीछे तुम्हारी जीवन शैली छिपी है। सबसे पहली जड़ है अति जानकारी। मन की क्षमता सीमित नहीं है, पर उसकी गहराई सीमित है। जब तुम बहुत कुछ बिना पचाए भीतर डालते चले जाते हो तो मन ऊपर ऊपर भर जाता है। ऊपर भरा हुआ मन नीचे उतरने नहीं देता। स्मृति गहराई चाहती है, भीड़ नहीं। आज की समस्या अज्ञान नहीं है, आज की समस्या अति ज्ञान है। बहुत कुछ जानने की हड़बड़ी में कुछ भी आत्मसात नहीं हो पाता। दूसरी जड़ है तुलना। तुम पढ़ते समय ये सोचते रहते हो कि ये कितना कठिन है, ये दूसरे को कितना जल्दी समझ में आ गया, मैं पीछे क्यों हूं। तुलना मन में तनाव पैदा करती है। तनाव में मन सिकुड़ जाता है। सिकुड़ा हुआ मन ग्रहण नहीं कर सकता। स्मृति खुले मन में जन्म लेती है, प्रतिस्पर्धी मन में नहीं। तीसरी जड़ है आत्मनिंदा। तुम बार बार स्वयं से कहते हो कि मेरी याददाश्त कमजोर है। यही वाक्य धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। मन बहुत भोला है, वह तुम्हारी बातों को सत्य मान लेता है। जब तुम कहते हो कि मैं भूल जाता हूं, तो मन उस भूल को सिद्ध करने लगता है। इसलिए स्वयं से सावधान रहो। भीतर जो बोला जाता है वही भविष्य बनता है। चौथी जड़ है अधैर्य। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो। आज पढ़ा और कल सब याद रह जाए। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। स्मृति एक वृक्ष की तरह है। बीज आज बोया जाता है, फल समय लेकर आता है। जो समय को स्वीकार करता है वही स्मृति को स्थायी बनाता है। पांचवी जड़ है भावनात्मक अशांति। यदि भीतर दबे हुए दुख है, क्रोध है, अपूर्ण इच्छाएं हैं, तो मन का बड़ा हिस्सा वहीं उलझा रहता है। पढ़ाई केवल एक छोटा सा कोना बनकर रह जाती है। इसलिए स्मृति बढ़ाने का अर्थ है जीवन की गांठों को ढीला करना। रोने का मन हो तो रो लो, दबाओ मत। दबाया गया भाव स्मृति को खा जाता है। अब कुछ सूक्ष्म सूत्र समझ लो। जब तुम भूलते हो तो दुखी मत हो। भूल पर दुख एक नई भूल को जन्म देता है। भूल को देखो जैसे कोई बादल आया और चला गया, तुम आकाश बने रहो। धीरे धीरे भूल की आवृत्ति कम होने लगेगी। स्मृति का संबंध शरीर से भी है। शरीर थका हुआ हो तो मन भी थका होता है। पर्याप्त विश्राम लो। नींद को कम मत आंको। नींद कोई समय की बर्बादी नहीं है। नींद स्मृति की प्रयोगशाला है। वहीं दिन भर का ज्ञान गहराई में उतरता है। भोजन हल्का रखो। भारी भोजन मन को भी भारी कर देता है। भारी मन सूक्ष्म बातों को पकड़ नहीं पाता। जो सरल है वही स्पष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को मित्र बनाओ, उससे युद्ध मत करो। जब तुम भूलते हो तो मन को दोष मत दो, उसे समझाओ। जैसे किसी बच्चे को समझाया जाता है, प्रेम से, धैर्य से। मन प्रेम में खिलता है, और जहां मन खिलता है वहीं स्मृति पुष्पित होती है। भूलना कोई दोष नहीं है। भूलना यह संकेत है कि अभी सजगता पूरी नहीं है। इसे अपराध मत बनाओ, इसे मार्गदर्शन बनाओ। भूल तुम्हें बताती है कि कहां और कैसे जागना है। अब उस बिंदु पर आते हैं जहां स्मृति केवल अस्थायी नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। क्योंकि याददाश्त का अंतिम लक्ष्य यह नहीं है कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ। अंतिम लक्ष्य यह है कि जो भी जीवन में घटे वह तुम्हें रूपांतरित करे। जो रूपांतरित करता है वही स्थायी होता है। स्मृति को स्थायी बनाने का पहला सूत्र है संबंध बनाना। जो पढ़ा है उसे जीवन से जोड़ो। शुष्क ज्ञान कभी नहीं टिकता। जैसे ही तुम किसी विचार को अपने अनुभव से जोड़ते हो, वह जड़ पकड़ लेता है। यदि तुम कोई सिद्धांत पढ़ते हो तो स्वयं से पूछो कि यह मेरे जीवन में कहाँ घटता है। जैसे ही ये प्रश्न भीतर उठता है, स्मृति गहरी होने लगती है। दूसरा सूत्र है मौन के साथ रहना। आज मन हर समय शब्दों से भरा रहता है। बाहर भी शब्द, भीतर भी शब्द। शब्दों की भीड़ में स्मृति दब जाती है।
चलिए प्रतिदिन कुछ समय ऐसा रखो जब कोई पढ़ाई नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई सूचना नहीं, केवल मौन। इस मौन में पढ़ा हुआ अपने स्थान पर बैठ जाता है। मौन स्मृति को व्यवस्थित करता है। तीसरा सूत्र है पुनरावृत्ति नहीं, पुनः प्रवेश। बार बार रटना स्मृति को यांत्रिक बनाता है। यांत्रिक स्मृति जल्दी टूट जाती है। इसके बजाय पढ़ी हुई बात में नए कोण से प्रवेश करो। कभी प्रश्न बनाकर, कभी उदाहरण खोजकर, कभी किसी को समझाकर। जब तुम किसी को समझाते हो तब तुम स्वयं सबसे अधिक सीखते हो, क्योंकि तब स्मृति केवल मस्तिष्क में नहीं रहती, वाणी और चेतना में उतर जाती है। चौथा सूत्र है शरीर की सजगता। जब शरीर जड़ होता है तो मन भी जड़ हो जाता है। पढ़ते समय शरीर को सजीव रखो। रीढ़ सीधी, श्वास सहज। शरीर का यह संतुलन मन को भी संतुलित करता है। संतुलित मन में स्मृति स्थिर होती है। पांचवा सूत्र है भावनात्मक जुड़ाव। जिस विषय से तुम्हारा कोई भावनात्मक संबंध नहीं, वह जल्दी भूल जाता है। इसलिए पढ़ते समय यह खोजो कि इसमें तुम्हें क्या छूता है, क्या प्रश्न उठाता है, क्या चुनौती देता है। भाव जहां जुड़ता है वहीं स्मृति जड़ पकड़ती है। अब एक सूक्ष्म बात समझो, स्मृति का गहरा शत्रु है अहंकार। जब तुम यह सोचते हो कि मुझे सब आता है, तब सीखना बंद हो जाता है। जहां सीखना बंद हुआ वहीं स्मृति रुक गई। इसलिए स्वयं को सदा शिष्य बनाए रखो। जो स्वयं को शिष्य मानता है वही सदा नया रहता है। नया मन ही याद रख सकता है। स्मृति को बोझ मत बनाओ। स्मृति को प्रवाह बनने दो। जैसे नदी बहती है वैसे ही ज्ञान को बहने दो। मत पकड़ो। पकड़ोगे तो हाथ में रेत बचेगी, खोलोगे तो जल स्वयं ठहर जाएगा। दिन के अंत में अपने दिन को देखो, बिना विश्लेषण के, केवल साक्षी बनकर क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या छुआ, ये देखना ही पर्याप्त है। इसे याद करने की कोशिश मत करो। ये देखने भर से स्मृति गहरी होती जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सजगता से देखता है, उसकी स्मृति को किसी अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। उसका हर क्षण प्रशिक्षण बन जाता है। अंतिम बिंदु पर आते हैं। यहाँ स्मृति कोई अभ्यास नहीं रह जाती। यहाँ स्मृति तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। यहाँ प्रश्न ये नहीं रहता कि याद कैसे रखें। यहाँ प्रश्न ये बन जाता है कि जो जीवन में घट रहा है वह तुम्हें कितना गहराई से छू रहा है। क्योंकि जो छू जाता है वही स्मृति बनता है। स्मृति और चेतना दो नहीं है। स्मृति चेतना की छाया है। चेतना जितनी उजली होगी, छाया उतनी ही स्पष्ट होगी। इसलिए अंतिम सूत्र यही है कि जीवन को अर्धनिद्रा में मत जियो। अधिकतर लोग चलते फिरते सो रहे हैं, खाते सोते हैं, पढ़ते सोते हैं, बोलते सोते हैं। नींद में जो भी ग्रहण होता है वह सपना बन जाता है और सपना सुबह टूट जाता है। जागरण का अर्थ ये नहीं है कि आंखें खुली रहें। जागरण का अर्थ है कि भीतर कोई देख रहा हो। जब तुम पढ़ते हो और भीतर कोई देख रहा है कि पढ़ा जा रहा है, तब स्मृति बनती है। जब भीतर देखने वाला अनुपस्थित है, तब केवल शब्द गुजरते हैं। स्मृति को भविष्य से मुक्त करो। स्मृति वर्तमान की संतान है। जो वर्तमान में घटता है वही स्थायी होता है। जो भविष्य के लिए संचित किया जाता है वह बोझ बन जाता है। इसलिए ये मत पूछो कि ये कब काम आएगा। ये पूछो कि ये अभी मुझे कैसे बदल रहा है। अब एक अंतिम साधना समझ लो। यह साधना किसी समय से बंधी नहीं है। यह जीवन भर चलने वाली दृष्टि है। दिन में जो भी करो उसे ऐसे करो जैसे ये पहली बार हो रहा है। वही भोजन, वही रास्ता, वही पुस्तक, वही शब्द, पर दृष्टि नई हो। जब दृष्टि नई होती है तो पुराना भी नया हो जाता है, और जो नया लगता है वह कभी भूलता नहीं। अपने भीतर स्थान बनाओ। बहुत से लोग इसलिए भूलते हैं क्योंकि भीतर पहले से बहुत भरा हुआ है। मत भरो, खाली रहो,
खाली मन ही ग्रहण कर सकता है, खाली मन ही स्मृति का घर बन सकता है। यह भी समझ लो कि स्मृति को संग्रहालय मत बनाओ। संग्रहालय मृत वस्तुओं से भरे होते हैं। स्मृति को जीवित रहने दो। जो ज्ञान तुम्हारे जीवन में प्रवाहित नहीं होता वह बोझ बन जाता है। जो ज्ञान तुम्हारे कर्म में उतरता है वही अमर होता है। जब तुम किसी बात को जीने लगते हो तो उसे याद रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जैसे सांस को याद नहीं रखना पड़ता,